Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is: the blood-brain barrier is effective against the passage of। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए ब्रेन में ब्लड वेसल्स का एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे सर्कल ऑफ विलस कहा जाता है। इस सर्कल ऑफ विलस में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बीबीबी स्ट्रक्चर होती है, जो कि इस चीज को निर्धारित करती है कि कौन सा सब्सटेंस ब्रेन के लिए अच्छा है और कौन सा सब्सटेंस अच्छा नहीं है। जो सब्सटेंस ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है उसे ये ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं देती, बाहर ही रोक देती है। इस ब्लड ब्रेन बैरियर में कौन सा ऑप्शन या कौन सा प्रोडक्ट पास नहीं कर पाता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, ऑप्शन डी एनेस्थेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, the right answer is option C, metabolic waste product like यूरिया। यूरिया प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए तो ये ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर इसे ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता। इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। इनमें मैक्रो प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड है और इंसुलिन टॉक्सिक है। ये सभी सब्सटेंस ब्रेन को पार नहीं, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाते। सिंपली कहें तो ब्रेन तक इन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता ताकि ये ब्रेन को डैमेज ना कर दे। इसी से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनाटॉमी से है। अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट पर्सन में ब्रेन का वेट कितना होता है तो आप क्या बताएंगे? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन फॉर अपकमिंग CHO लाइक एग्जाम्स। अगर अडल्ट पर्सन में ब्रेन का वेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1400 ग्राम या फिर 1.4 kg। 1400 ग्राम्स या 1.4 kg नॉर्मल ब्रेन का वेट होता है अडल्ट पर्सन के अंदर। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर ब्रेन का वेट कितना होता है तो आप कितना बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूबॉर्न बेबी में ब्रेन का वेट, यस एग्जैक्टली इट इज 300 टू 500 ग्राम्स। 300 से 500 ग्राम के बीच में न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन का वेट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी के हेड का सरकमफ्रेंस कितना होता है तो आप कितना बताएंगे? Yes, it is 33 to 35 centimeters. It is head circumference. और अगर आपसे न्यूबॉर्न बेबी का चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछ लिया जाए तो it is 30 to 33 centimeters. और याद रखिएगा, एक साल की उम्र होने पर हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है हेड सरकमफ्रेंस की तुलना में ज्यादा ही रहता है। जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन एक साल के बाद चेस्ट सरकमफ्रेंस हमेशा हेड सरकमफ्रेंस की तुलना में ज्यादा रहेगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
Next question is nasogastric tube inserted a patient on duty nurse how to confirm nasogastric tube position. आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर हैं और किसी पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई गई। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्लाइंट के स्टमक में ही पहुंची है या नहीं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टमक में ही सही जगह पहुंची है या नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे आप, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, instill air into tube through syringe and listen by stethoscope on epigastric area। आप इस पेशेंट में लगी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में एयर पुश करेंगे और स्टेथोस्कोप की मदद से एपिगैस्ट्रिक एरिया स्टमक के पास वूजिंग साउंड को सुनेंगे। ऑप्शन 2, चेक पीएच ऑफ स्टमक कंटेंट। आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से स्टमक कंटेंट को बाहर निकालकर उसकी पीएच चेक करेंगे। अगर हाईली एसिडिक पीएच आती है तो आप ये मानेंगे कि ये स्टमक में ही है। ऑप्शन 3, एस्पायरेट द स्टमक कंटेंट। आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एस्पायरेट करेंगे, अगर उसमें फूड कंटेंट आता है, स्टमक कंटेंट बाहर आता है तो ये कंफर्मेशन रहेगा। ऑप्शन 4, आस्क अ एक्सरे प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। आप डॉक्टर से एक्सरे करवाने का ऑर्डर लिखने के लिए कहेंगे ताकि एक्सरे के द्वारा ये कंफर्म किया जा सके कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अपनी सही जगह पर है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer is ऑप्शन नंबर 4। जब भी आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना हो तो उसके लिए सबसे भरोसेमंद यानी मोस्ट रिलायबल और मोस्ट कंफर्मेशन मेथड होता है एक्सरे करवाना। इसके अलावा ऊपर बताए सभी ऑप्शन से भी आप प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे जो है सबसे सटीक सबसे रिलायबल माना जाता है, इसलिए हम ऑप्शन 4 को सही मानेंगे। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक प्लास्टिक लाइक ट्यूब होती है जिसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करके स्टमक में डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उन पेशेंट्स में लगाई जाती है जो ओरल रूट से खाना पीना या मेडिसिन नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल RBS रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज 70 to 110 mg/dl। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल किसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। जब आप किसी भी पर्सन में दिन के किसी भी समय अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल पता कर लें तो वो रैंडम ब्लड शुगर लेवल कहलाता है। ब्लड शुगर लेवल खाना खाया है पर्सन ने या नहीं खाया है, इस चीज को देखे बिना अगर आप किसी भी समय अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते हैं तो इसे हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं। और इस समय नॉर्मल पर्सन के अंदर 70 से 110 mg/dl के बीच ब्लड ग्लूकोज लेवल का होना नॉर्मल माना जाएगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर, और इससे कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कही जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमने अडल्ट पर्सन में RBS की बात की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल या नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 50 to 90 mg/dl। जन्म के तुरंत बाद जब बच्चे का ब्लड शुगर लेवल यदि आप चेक करेंगे तो उसमें
50 से 90 mg/dl नॉर्मल ब्लड शुगर होता है। अगर इस बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg/dl से कम हो तो इसका मतलब है बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, और हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन मानी जाती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने पर बच्चे में सबसे पहले देखा जाने वाला साइन कौन सा हो सकता है, तो आप बताएंगे जिटरीनेस। जिटरीनेस का मतलब होता है सीजर लाइक एक्टिविटी, और अगर इस तरह की कोई फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, बच्चे में सीजर लाइक एक्ट हो रहा है, बच्चा सुस्त पड़ा है, एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे में शुगर लेवल कम है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप आईवी डेक्सट्रोज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज। बॉडी टेम्परेचर को मापने का सबसे भरोसेमंद मेथड कौन सा है, यानी कि किससे लिया गया टेम्परेचर सबसे एक्यूरेट माना जाता है? एल्बो से, रेक्टल से, एक्सिलरी से, या ओरल रूट से? Important question. The right answer is option B, rectal route. यहां से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉडी के किस हिस्से से लिया गया टेम्परेचर सबसे सही माना जाता है, सबसे भरोसेमंद होता है, सबसे करेक्ट होता है, रिलायबल होता है, तो आप बताएंगे रेक्टल मेथड द्वारा। रेक्टम एरिया से लिया गया टेम्परेचर बॉडी का कोर टेम्परेचर कहलाता है, यानी इनर साइड ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसे मोस्ट एक्यूरेट या रिलायबल मानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कन्वीनियंट या इजी मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का, तो आप बताएंगे एक्सिलरी। आपका जो एक्सिला वाला एरिया है वहां पर थर्मामीटर इजीली लगाया जा सकता है, सबसे ज्यादा सुविधा होती है यहां से टेम्परेचर लेने में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, किस रूट से टेम्परेचर लेना है, तो आप बताएंगे एक्सिलरी। एक्सिलरी एरिया से टेम्परेचर लेना तो आसान है, लेकिन यहां से लिया गया टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही या भरोसेमंद नहीं होता, ये लीस्ट रिलायबल होता है, कम भरोसेमंद टेम्परेचर माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस रूट से लिया जाता है, तो आप बताएंगे ओरल रूट से। 4 चीजें हो गई। सबसे रिलायबल मेथड है रेक्टल मेथड, सबसे सुविधाजनक मेथड है एक्सिलरी, सबसे कम भरोसेमंद मेथड है एक्सिलरी, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है ओरल मेथड। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ज्यादातर थर्मामीटर लिया, टेम्परेचर लेना है, तुरंत ओरल रूट से आप टेम्परेचर लेते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ। इनमें से किस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन के कारण ब्रेस्ट का निर्माण होता है? स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड? The right answer is option 1, sweat gland. ब्रेस्ट जो है स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन के कारण बनने वाली स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज यूज्ड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। किसी बच्चे के डेवलपमेंट को असेस करने के लिए किस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है? जॉनसन स्केल, डैनवर स्केल,
पीटर स्केल या मेजर लाली स्केल। The The right answer is option B, डेनवर स्केल का इस्तेमाल करके हम किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। डेनवर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following nursing action is considered as malpractice? इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन malpractice माना जाएगा? ऑप्शन ए, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अगर आप ड्यूटी के दौरान किसी पेशेंट को गलत तरीके से मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दें। ऑप्शन बी, फेलिंग टू नोटिफाई अ डॉक्टर व्हेन समथिंग इज रियली रॉन्ग। आप किसी पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है और इसकी सूचना डॉक्टर को नहीं देते हैं। ऑप्शन सी, इंजरिंग अ पेशेंट विद इक्विपमेंट। आप जानबूझकर किसी पेशेंट को इक्विपमेंट से घायल कर देते हैं। या ऑप्शन डी, ये सभी। माल प्रैक्टिस क्या होता है, ये चीज अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। आइए आंसर जानने से पहले ये जान लें कि माल प्रैक्टिस होता क्या है। आप किसी भी प्रोफेशनल जॉब के अंदर हैं, मान लीजिए आप नर्स हैं, आप अपनी ड्यूटी के दौरान अपने वर्क प्लेस पर अगर केयरलेस रहते हैं, लापरवाही करते हैं, या फिर जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं, या फिर कोई इलीगल एक्शन लेते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो ये सभी चीज जो है माल प्रैक्टिस कहलाती है। कोई किसी भी प्रोफेशनल जॉब में अगर कोई व्यक्ति लापरवाही करता है, गलत काम करता है, इलीगल एक्शन लेता है, तो ये सभी माल प्रैक्टिस कहलाते हैं। अब इन ऑप्शंस को आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर स्टाफ के द्वारा मेडिसिन को गलत तरीके से एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है। पेशेंट की तबीयत बिगड़ने पर भी डॉक्टर को नहीं इन्फॉर्म किया जा रहा, केयरलेसनेस को बताता है, और पेशेंट को जानबूझ के किसी इक्विपमेंट से घायल करते हैं। ऐसा करना रॉन्ग और इलीगल कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस जो हैं माल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल माने जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन का क्या पर्पस होता है। तो याद रखिएगा, बीटा ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उन्हें हाइपरटेंसिव पेशेंट कहा जाता है, और इनके बीपी को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है। इन मेडिसिन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा, मेडिसिन के जो साल्ट नेम होता है उस साल्ट नेम के पीछे अगर आपको LOL यानी लोल लिखा मिले तो इसका मतलब है कि ये बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लेबेटालॉल, प्रोप्रेनालॉल, इन दोनों में सुफिक्स के रूप में यानी आखिरी अक्षर लोल है, और इससे ये पता चलता है कि ये बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को मैनेज करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिशियन ऑर्डर्ड अ पेन मेडिकेशन फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट that is PRN order. When would the nurse administer this medication? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पर्सन का ऑपरेशन हुआ, यानी अब वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है, और डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि पेन मेडिकेशन PRN होने पर देनी है। यानी कि जैसे मान लीजिए डाइक्लोफिनेक मेडिसिन है,
डाइक्लोफिनेक, ये पेन मेडिसिन है, इसे आप PRN टाइम पर देना। तो यहाँ पर जो ये PRN वर्ड है, PRN ऑर्डर है, ये क्या होता है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन 1, अ सिंगल डोज ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, पूरे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सिर्फ एक ही डोज देनी है। ऑप्शन 2 कहता है डोजेज एडमिनिस्टर्ड एज नीडेड फॉर पेन रिलीफ, जब पेशेंट को ज्यादा दर्द हो तब पेन कम करने के लिए इस मेडिसिन को देना है। ऑप्शन 3, वन डोज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली, तुरंत ये पेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी चाहिए। ऑप्शन 4, डोजेज रूटीनली एडमिनिस्टर्ड एज स्टैंडिंग ऑर्डर, जब पेशेंट में आवश्यकता हो तुरंत ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। PRN ऑर्डर किसी प्रिस्क्रिप्शन में यदि डॉक्टर द्वारा दिया जाता है तो इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही बेसिक चीज है, फंडामेंटल से ये चीज रहेगी आपकी, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। यस, एग्जैक्टली आप सही हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर किसी भी मेडिसिन के आगे यदि PRN वर्ड लिख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जब जरूरत पड़े तभी ये मेडिसिन देनी है। पेशेंट को अगर सर्जरी के बाद दर्द होता है तो उसे ये मेडिसिन देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। ये PRN ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आपको बताना है। अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन में मदर और बेबी के बीच में एक कनेक्शन लाइन होती है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। मदर के वुम्ब में लगे प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक मदर से ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन पहुंचता है और बेबी के द्वारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनाए जाते हैं वो बेबी से मदर तक वापस आता है। तो ये एक कनेक्शन लाइन है बिटवीन मदर एंड बेबी। अब इस कनेक्शन लाइन के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं ये आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अपकमिंग CHO एग्जाम, राजस्थान CHO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन 1, 2 आर्टरीज 1 वेन। ऑप्शन बी, 1 आर्टरी 1 वेन। ऑप्शन सी, 2 arteries 2 vein। ऑप्शन डी, 1 artery 2 veins। The right answer is option A, 2 arteries 1 vein। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है। और याद रखिएगा यहाँ पर आर्टरी और वेन का फंक्शन नॉर्मल आर्टरी और वेन के फंक्शन से ऑपोजिट होता है। हमारी बॉडी में आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक, और बॉडी ऑर्गन्स द्वारा इस ब्लड से ऑक्सीजन का यूज कर लेने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वो ब्लड बचता है, उसे वेन्स के द्वारा टिश्यूज या ऑर्गन से वापस लंग्स तक या हार्ट तक लेकर आया जाता है। तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड की दोनों आर्टरीज हैं ये हमेशा फीटस द्वारा बनाए गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मेटाबॉलिक वेस्ट वाले ब्लड को लेकर मदर तक लेकर आती हैं, प्लेसेंटा तक लेकर आती हैं, जबकि अम्बिलिकल वेन के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंचता है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा।
इसके अलावा हमारी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी हैं जो कि इसी प्रकार से ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, infected and soiled dressing has to be discarded in। infected और soiled dressing किस कलर बैग में डिस्कार्ड की जाती है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टेड और सॉइल्ड ड्रेसिंग, सॉइल्ड ड्रेसिंग का मतलब आप समझिएगा, जब आप किसी ड्रेसिंग को वुंड के ऊपर क्लीनिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, वो जब ब्लड से भीग जाए या पस से भीग जाए तो उसे हम सॉइल्ड ड्रेसिंग का नाम देते हैं। सॉइल्ड ड्रेसिंग का मतलब है इन्फेक्टेड मटेरियल से भरी हुई ड्रेसिंग। तो अब आप बताएं कि ये किस कलर बैग में डिस्कार्ड की जाएगी? येलो बैग में, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में या रेड बैग में? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा, येलो कलर के बैग के अंदर अगर शरीर का कोई भी एम्प्यूटेटेड पार्ट है, सॉइल्ड ड्रेसिंग है, प्लेसेंटा है, इस सब चीजों को डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all are features of infant born to diabetic mothers except। अगर किसी डायबिटीज से सफरिंग मदर के बच्चे की बात की जाए तो उसमें इनमें से कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी? मदर को डायबिटीज है तो उसके बच्चे में कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए कहता है ओबेसिटी, ऑप्शन बी कहता है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी कहता है कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी कहता है फ्यूचर डायबिटीज मेलाइटस। यहां पर इसे टी कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अगर किसी मदर को डायबिटीज है, एक एक तो कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस और एक कंडीशन होती है गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वह कंडीशन है जिसमें मदर को पहले से ही डायबिटीज थी और ये डायबिटीज कंडीशन आने वाले बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि डायबिटीज एक जेनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी तो बच्चे में हो सकता है, बच्चे को भी भविष्य में डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है कंडीशन, क्योंकि उसकी माता पिता को डायबिटीज थी। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ये फाइंडिंग देखने को मिलेगी। गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वह कंडीशन है जिसमें मदर को प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान डायबिटीज होती है, प्रेगनेंसी से पहले उसे डायबिटीज नहीं थी और प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद डायबिटीज कंडीशन सॉल्व हो जाती है। तो इसे आप गैस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन में ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है कि मदर को डायबिटीज मेलाइटस है या गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो हम इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन को इनकरेक्ट मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज मदर से जन्म लेने वाले बच्चे का जो साइज होता है वो नॉर्मल बेबी की तुलना में काफी ज्यादा होता है। याद रखिएगा, अगर किसी मदर को डायबिटीज है, गैस्टेशनल डायबिटीज है, तो उससे होने वाले बच्चे जो हैं मैक्रोसोमिक होंगे। मैक्रोसोमिक, मैक्रोसोमिक बेबी का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनका आकार नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा हो और उनका वजन 4 kg के आसपास हो या इससे ज्यादा हो। 4 kg या इससे ज्यादा वजन वाले बच्चे
मैक्रोसोमिक बेबीज कहलाते हैं और डायबिटीज मेलाइटिस से सफरिंग मदर्स के अंदर ये देखे जाते हैं। तो इतना हैवी अगर बच्चा है तो ओबेसिटी तो हो ही गई, तो ये चीज भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं, जब ये डायबिटीज वाले बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले मदर के द्वारा लगातार उन्हें हाई ग्लूकोज दिया जा रहा था, हाई ब्लड शुगर दिया जा रहा था, जो जन्म लेने के बाद उन्हें नहीं मिल पाता और उनकी बॉडी में मौजूद इंसुलिन अपना पूरा एक्शन दिखाता है और अचानक बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो इस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब किसी मदर को डायबिटीज हो तो उसके बच्चे तक मदर का ब्लड पहुंचता है और उस ब्लड में बहुत ज्यादा हाई शुगर कंटेंट होता है। बच्चे का पैंक्रियाज इस शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए लगातार अंदर इंसुलिन हार्मोन का बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन करता है, ताकि बच्चे का गर्भ में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अब जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड हटा दिया, तो अब बच्चे को मदर का ब्लड नहीं मिल रहा है, यानी उतनी मात्रा में शुगर नहीं पहुंच रही है, लेकिन बच्चे का पैंक्रियाज अभी भी बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है या पहले से बना कर रखा है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, ये इंसुलिन काम करेगा और बच्चे के ब्लड में जितना भी शुगर है उस लेवल को ये अचानक सप्रेस कर देगा, कम करेगा और बच्चे को अचानक हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और अगर बच्चे का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो बच्चे की तुरंत डेथ हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस से अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं कि इसमें कौन सी चीज नहीं हो सकती, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी। कभी भी डायबिटीज मेलाइटिस से सफरिंग मदर के बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, और लर्निंग जो है हमेशा ब्रेन से होती है, और डायबिटीज कंडीशन के अंदर बच्चे का ब्रेन हमेशा अनअफेक्टेड रहता है, प्रभावित नहीं होता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the main focus for organizing home visits is which of the following? इनमें से होम विजिट ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेस। ऑप्शन सी, डेमोग्राफिक सर्वेस। ऑप्शन डी, प्रिवेंशन एंड एजुकेशन। होम विजिट के लिए हेल्थ वर्कर्स पेशेंट के घर जाते हैं। पेशेंट के घर जाने का क्या सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। The right answer is option E, inspection of home visit. देखिएगा, आप एक हेल्थ वर्कर हैं, आप एक नर्स हैं, आप किसी भी पेशेंट के घर जाते हैं होम विजिट करने के लिए, तो होम विजिट पर जाने का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम नर्स फैमिली कांटेक्ट को बेहतर बना सकें। नर्स एंड पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सके, ताकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़े और हम पेशेंट को बेहतर तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके। जब आप किसी पेशेंट के घर जाएंगे तो उनके फैमिली मेंबर्स से मिलेंगे, उनकी होम सिचुएशन को देखेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और उस हिसाब से आप उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, आवश्यक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप होम विजिट के लिए जाएं तो आपका जो मेन फोकस है वो उस पेशेंट के घर की एनवायरनमेंट और आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में जानना भी है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी सजेस्ट कर सकें, साथ ही साथ इसेंशियल नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें।
और अगर होम एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का सैनिटेशन प्रॉब्लम है, साफ सफाई नहीं है या और कोई कमी दिखती है, तो आप उन्हें हेल्दी लाइफ कैसे जी जाती है इसके बारे में टीचिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, very basic and important. Total number of steps in the nursing process is, नर्सिंग प्रोसेस में कुल कितने स्टेप्स होते हैं? 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है? नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक गाइड की तरह काम करता है जो कि आपको क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने के लिए इनेबल बनाता है। आप जब किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपको कब कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप नहीं लेना है, इसके बारे में एक गाइड के रूप में नर्सिंग प्रोसेस आपको गाइड करता है। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर टोटल 5 स्टेप्स होते हैं जिसे आप ADPIE मिनेमोनिक द्वारा याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपका होता है असेसमेंट, जिसमें पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है और डिजीज कंडीशन से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस, या इसे आप नर्सिंग डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि पर्सन को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है प्लानिंग का, जिसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट की ये प्रॉब्लम किस प्रकार से ट्रीट की जा सकती है, इसे क्या केयर देनी है, क्या ट्रीटमेंट देना है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ नंबर, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन वह प्रोसेस है जिसमें आपने जो प्लानिंग की है उस प्लान को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जो ट्रीटमेंट या केयर प्लान देना है पेशेंट को, यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, केयर दी जाती है। और आखिरी में आता है इवेल्युएशन। इसमें आप मूल्यांकन करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन या केयर ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को दिया है उससे पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो इस चीज का यहाँ पर इवेल्युएशन किया जाता है। तो इस प्रकार से असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन एक सिस्टमेटिक गाइड है जो कि क्लाइंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट होस्ट एनवायरमेंट मॉडल of health and illness is based on the concept of, हेल्थ और इलनेस का एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल, जिसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रूप में आप जानते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है? ऑप्शन ए स्टेजेस ऑफ इलनेस, ऑप्शन बी इंफेक्शियस डिजीज, ऑप्शन सी प्रोग्नोसिस, ऑप्शन डी रेट ऑफ एक्सपोजर। एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस किस पर आधारित होता है? यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर माना जाएगा। देखिएगा, एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट मॉडल का मतलब क्या है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपने पढ़ा है जिसमें एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। तो ये तीनों चीजें जब एक समय पर एक जगह पर फेवरेबल होंगी तभी कोई इंफेक्शन या डिजीज कंडीशन हो सकती है। अगर किसी डिजीज का एजेंट मौजूद है, होस्ट यानी जिसे बीमारी होने वाली है वो मौजूद है, और सभी फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन मौजूद हैं जिसमें ये एजेंट ग्रो कर सके, तो इस पर्सन को ये डिजीज होगा, ये इन्फेक्शन होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट का, ये इन्फेक्शियस डिजीज के लिए है। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी डिजीज को होने के लिए एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। और अगर ये तीनों ही चीजें मौजूद हैं तो वहां पर इंफेक्शन ग्रो करेगा, डिजीज होगा।
Next question. Man is a social animal. Who said this? आदमी एक सामाजिक एनिमल है, सामाजिक जानवर है, ये किसके द्वारा कहा गया था? क्रिस्टो, स्पेंसर, प्लूटो, एरिस्टोटल। मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये लाइन एरिस्टोटल द्वारा कही गई थी और प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिंग्स फाउंड इन ट्रैकिया इज। आपकी ट्रैकिया में कुल कितनी रिंग्स पाई जाती हैं? 8 से 10, 16 से 20, 10 से 13 या 5 से 8? डायग्राम के थ्रू थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रेकिया ट्रेकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होती है और फिर लंग्स के अंदर जाती है। ये आपकी ट्रेकिया है। ये जहां से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है इसे बाइफरकेशन पॉइंट बोलते हैं। और इस ट्रेकिया के अंदर कुछ सी शेप यानी कि पूरी गोल नहीं, सी शेप रिंग पाई जाती हैं जो कि इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। यानी कि अचानक इस पर दबाव पड़े तो ये पिचक ना जाए, सिकुड़ ना जाए, इस चीज से बचाने के लिए ट्रेकिया के अंदर सी शेप के कुछ छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। और ये जो सी शेप के छल्ले होते हैं ये हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज से। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और ये पूछे भी गए हैं। तो अब आपके आंसर की बात करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारी ट्रेकिया, जिसे आप विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां से एयर इन होती है, लंग्स तक जाती है और लंग्स से वापस एयर यहां से आकर यहीं से एक्सपायरेट करते हैं हम। तो इसलिए ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर हाइलाइन कार्टिलेज से बने सी शेप स्ट्रक्चर वाले 16 से 20 छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर घबराइएगा मत। यहां पर बहुत ही बेसिक चीज आपसे पूछी जा रही है। बस कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए लैंग्वेज को लेंथी किया गया है। A 60 years old male patient has an evolving myocardial infarction. Critical care nurse advises admission because within first 24 hours of sustaining myocardial infarction, a greatest risk is। एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को, मेल पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक आया है। इस सिचुएशन में एज अ क्रिटिकल नर्स आपने उन्हें सजेस्ट किया कि तुरंत आपको इस पेशेंट को पहले 24 घंटों के अंदर अंदर एडमिट करवाना जरूरी है। ऐसा आपने क्यों कहा? अब एक बार फिर से समझिएगा। हार्ट अटैक आने पर पहले 24 घंटों में पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होता है? किस कंडीशन के रिस्क के कारण उसे हॉस्पिटल में रखना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्या सडन डेथ हो सकती है इसलिए? ऑप्शन बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है इसलिए? ऑप्शन सी, हार्ट फेलियर हो सकता है इसलिए? ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है इसलिए?
कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, बट केयरफुली आप यदि पढ़ेंगे समझेंगे तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बाद पहले 24 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों उस दौरान हॉस्पिटल में रखना जरूरी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हार्ट फेलियर। देखिएगा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक होता क्या है? यह वह कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। हमारी कोरोनरी आर्टरी में यदि किसी प्रकार की ऐंठन आ जाए, स्पाज्म आ जाए, या फिर इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके कारण ब्लड आगे की तरफ हार्ट तक नहीं जा पाए, तो इस कंडीशन में हार्ट की जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स, उनमें इरिवर्सिबल चेंजेस आने लगते हैं, इन सेल्स की डेथ होने लगती है, और यही कंडीशन एमआई या हार्ट अटैक कहलाता है। अगर आपने पेशेंट को पूरा सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं किया, तो ये संभावना अधिक है कि पर्सन में फिर से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, और इस बार के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है हार्ट को ज्यादा डैमेज हो और हार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, हार्ट फेलियर हो जाए, और हार्ट फेलियर यदि हो जाए तो क्लाइंट की सडन डेथ हो सकती है। तो सिंपली कहें तो क्लाइंट के हार्ट तक यदि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां की सेल्स डेथ हो जाएंगी, और डेड सेल्स के कारण हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा, तो हार्ट फेलियर होगा, और हार्ट फेलियर की वजह से क्लाइंट की डेथ हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको एमआई के पेशेंट को पहले 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट जरूर करना है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। Next question. Tears start to appear at with age. जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, वो बच्चे में जन्म लेने के बाद कितने समय बाद देखने को मिलते हैं? सिंपली कहें तो बच्चे का जो लैक्राइमल सिस्टम होता है, जो टीयर्स बनाता है, वो किस एज पर एक्टिव हो जाता है? जन्म के साथ ही एक्टिव हो जाता है, 1 सप्ताह पर एक्टिव होता है, 2 महीने पर एक्टिव होता है, या 1 साल पर एक्टिव होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 मंथ्स। आप इस चीज पर गौर करिएगा, जन्म के तुरंत बाद जब न्यूबॉर्न बेबी क्राई करता है तो वहां पर टीयर्स नहीं देखने को मिलते, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो आंसू बनाने वाला सिस्टम है, लैक्राइमल ग्लैंड है, वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। 2 महीने की उम्र के बाद ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब बच्चा पूरे इमोशन के साथ क्राई करता है, रोता है, तब वहां पर आंसू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। CABG stands for, CABG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए, क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ऑप्शन बी, सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ऑप्शन सी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ऑप्शन डी, सेरिबेलम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। The right answer is option C, coronary artery bypass graft. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किया था कि कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट तक ब्लड लेकर जाती हैं, और अगर किसी वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसके कारण ये कोरोनरी आर्टरी यहां से ब्लड आगे नहीं पहुंचा पा रही हो, तो फिर क्लाइंट में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन
हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आ जाती है। और हार्ट अटैक का अगर ये कॉज है तो इमरजेंसी सर्जरी प्रोसीजर करते हुए हम क्या करते हैं, इस कोरोनरी आर्टरी के बाईपास एक और दूसरा ब्लड लाइन बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर शरीर के किसी और हिस्से से ब्लड वेसल लेकर यहाँ से इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या होगा, जो ब्लड है वो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आगे जा नहीं पा रहा, लेकिन ब्लड अब इस रूट का इस्तेमाल करते हुए हार्ट तक पहुंचने लगेगा और क्लाइंट के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बेसिकली हम यहाँ पर एक बाईपास रूट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए इसेंशियल है। जब आप हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं तो अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए आप सिटी के रूट को ना इस्तेमाल करते हुए शहर के बाहर से बने रास्ते से जाते हैं, ताकि आपका समय और एनर्जी बच सके, क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक होगा, वहां आपका काफी ज्यादा टाइम खर्च हो सकता है। तो इसी प्रकार से इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन था तो हमने दूसरा रास्ता बना दिया और इस दूसरे रास्ते से बाईपास के थ्रू जो ब्लड है हार्ट तक पहुंच रहा है और क्लाइंट अब हेल्दी है। CABG, coronary artery bypass graft. Take a screenshot for your revision. Next question. The nurse is monitoring the progress of a client in labor. Which finding should be reported to the physician immediately? आप एज अ नर्स ड्यूटी पर हैं लेबर रूम में और आपके सामने डिलीवरी या लेबर प्रोसेस चल रहा है। लेबर के दौरान वुमेन में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप तुरंत डॉक्टर या फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे? ऑप्शन ए, द प्रेजेंस ऑफ स्कैंटी ब्लडी डिस्चार्ज। अगर डिलीवरी के दौरान वेजाइना से ब्लडी डिस्चार्ज निकले, खून से सना कुछ पदार्थ निकले। ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वुमेन अगर बार बार यूरिन पास करने की इच्छा रखे। ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन टिंग्ड एमनियोटिक फ्लूइड, जब एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आए तो वो हल्का हरे रंग का हो। ऑप्शन डी, मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, हल्के हल्के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हों। इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर वुमेन की लाइफ डेंजर में हो सकती है और आप तुरंत डॉक्टर को बताएंगे? The right answer is option C, the presence of green tinged amniotic fluid. अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की होगी तो उसमें हमने इस चीज को मेंशन भी किया था। हमने एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट, उसके डिफरेंट कलर और उनसे संबंधित कंडीशंस को कल डिस्कस किया था। वहां हमने बताया था कि अगर बच्चा यूट्रस के अंदर ही, वुम्ब में ही अपना फर्स्ट स्टूल यानी म्यूकोनियम पास कर दे तो ये म्यूकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फ्लो करेगा और बच्चा इसे स्वेलो कर सकता है और ये स्टूल बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो अगर डिलीवरी के दौरान जब एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक के रप्चर होने पर वेजाइना से बाहर आता है और वो देखने में यदि हरे रंग का है तो इसका मतलब है बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया है और इस म्यूकोनियम के कारण ही एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का दिख रहा है और हो सकता है कि ये बच्चा इस म्यूकोनियम को स्वेलो भी कर चुका हो। तो आपको तुरंत इसके बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, अदरवाइज फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। डिलीवरी के दौरान शो प्रोसेस होता है, वहां पर ब्लड, लिक्विड और म्यूकस तीनों मिलकर बाहर आते हैं, तो ये नॉर्मल फिनोमिना है, ब्लडी डिस्चार्ज वहां देखने को मिल सकता है। लेबर प्रोसेस के दौरान बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होती है, इट इज ऑल्सो सीन। मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस के बिना डिलीवरी संभव नहीं है,
ये कॉन्ट्रैक्शंस अलग अलग लेवल पर अलग अलग सीवियरिटी से आते हैं, सो इट इज नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Snell's chart used to measure। Snell's चार्ट का इस्तेमाल किसके मेजरमेंट में किया जाता है? हियरिंग एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। जब आप कभी आई टेस्ट करवाने गए होंगे, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आप चश्मे का नंबर लेने गए होंगे। तो चश्मे का नंबर लेते समय आपको आई टेस्ट करवाते समय एक बोर्ड दिखाया गया होगा। उस बोर्ड पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, जो पहले कुछ बड़े होते हैं, फिर थोड़े छोटे होते हैं, फिर और छोटे होते हैं, फिर बिल्कुल छोटे होते हैं, फिर बिल्कुल ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो अलग अलग नंबर के ग्लासेस आपको पहनाकर इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है, और फिर आपको आई का एक नंबर डिसाइड करके दिया जाता है, जो आपके लिए परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले में आप बोर्ड देख रहे हैं, इसे ही आप सेनाल्स चार्ट के नाम से जानते हैं। सेनाल चार्ट क्या होता है ये अब आप जान चुके हैं। अब ये बताएं कि इसका उपयोग किस कंडीशन के असेसमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसा कि हियरिंग का तो हो नहीं सकता, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसमें चेक नहीं करते, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी नहीं होता, तो फाइनली क्या है? विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी का मतलब है डिस्टेंट विजन। सेनाइल चार्ट की मदद से आप पर्सन कितनी दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, इस चीज का असेसमेंट किया जाता है, और इसे ही हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट या डिस्टेंट विजन टेस्ट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, सेनाइल चार्ट के द्वारा हम विजुअल एक्यूटी का असेसमेंट करते हैं, डिस्टेंट विजन का असेसमेंट करते हैं। यहां पर दो चीजें और बताई गई हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के अंदर आंखों के अंदर कितना प्रेशर है, इस चीज को मापते हैं, तो ये प्रोसेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहलाता है। आंखों के अंदर फ्लूइड के कारण कितना प्रेशर है, इसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है, और इसे नापने के लिए टोनोमीटर नाम का डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता कितना है, तो आप बताएंगे 8 से 21 mmHg इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल होता है 5 to 15 mm of Hg। इंट्राक्रेनियल प्रेशर फ्लूइड के कारण आपके ब्रेन पर पड़ने वाला दबाव है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियसली पूछी गई हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।